2012 में 6 नंबर का कैश फ्लो का ये क्वेश्चन आया था। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2010 50,000, 50,000 रुपये प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व, डेप्रिशिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, लॉस दे रखा है मशीन को बेचने पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फिर आपको डेटर दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपन थोड़ा सा कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से ही समझ में आएगा। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो ऐसे खर्चे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं रहते, उनको या नए नॉन कैश आइटम जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जैसे नॉन ऑपरेटिंग में बोल सकते हैं यदि आपने जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया है तो वो हो गया, डिविडेंड इस साल का प्रपोज डिविडेंड है वो हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, इन सबको हम जोड़ देते हैं। और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऐसे खर्चे जो कैश में नहीं होते, जैसे डेप्रिशिएशन कभी कैश में नहीं होता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसे हिंदी में प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते समय के जो खर्चे होते हैं जिसको अपन धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते हैं, यदि उनको रिटर्न ऑफ कर दिया तो उसको भी अपन नहीं लिखते, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया तो उसको भी नहीं लिखते। इवन लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स जो होती है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, उसको जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि फिक्स असेट्स यदि अपन बेच रहे हैं तो मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड रोज रोज का खर्चा नहीं है, इसलिए लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है, जैसे आपको कहीं इंटरेस्ट मिल गया, आपको कहीं से डिविडेंड मिल गया, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने कर रखे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया कहीं से, और फिक्स असेट्स को बेचने का जो प्रॉफिट है वो, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इनको हम इसमें लेस कर देते हैं। अब उसके बाद जो अपना आंसर आता है उसमें फिर अपन क्या करते हैं, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जो डिक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज होती है वर्किंग कैपिटल? कैश को छोड़कर कोई भी करंट असेट्स यदि कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। कैश भी कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है, लेकिन कैश को इसमें नहीं लिखते, कैश और बैंक को इसमें नहीं लिखते। बाकी स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ये कम हो रही है तो अपन इसको ऐड कर देंगे। और यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो भी वर्किंग कैपिटल कम होती है। करंट लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब जैसे क्रेडिटर बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया तो उसको अपन ऐड कर देते हैं। जबकि इंक्रीज इन करंट असेट्स, कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर बाकी करंट असेट्स यदि बढ़ रही है तो उन्हें लेस करना है आपको, और लाइबिलिटी यदि कम हो रही है, करंट लाइबिलिटी, तो भी आपको उसको लेस करना है। इसके बाद जो टैक्स पे होता है, इनकम टैक्स का जो पेमेंट करते हैं अपन उसको लेस करते हैं, तब जो आंसर आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कहलाता है। अब देखिए, अपन ने जो ये क्वेश्चन देखा, अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा था, कहाँ गया ये रहा, हाँ, इसमें प्रॉफिट जैसे कि अभी फॉर्मेट में देखा था, प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें जनरल रिजर्व जोड़ेंगे, डेप्रीशिएशन भी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वो भी नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स मैंने अभी आपको बताया था वो माइनस होगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन जुड़ेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने 50,000 नेट प्रॉफिट लिखा, उसमें अपन ने जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया था, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ दिया। और लेस क्या किया? लेस किया प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, उसको लेस कर दिया अपन ने। अब इसके बाद
जो अपना आंसर आ रहा है इसका टोटल है 30, 40, 50, 50,000। इसको अपन ने यहाँ लिख दिया, ये देखिए 50,000 को यहाँ लिख दिया। ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको अपन ने माइनस कर दिया। अब अपन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को अपने को ऐड करना है। अब वर्किंग कैपिटल कैसे डिक्रीज होगी, देखिए डेटर जो थे, डेटर 2009 में 10,000 थे और 2010 में 15,000 हो गए, 10 से 15 हो गए, बढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो ये ऐड नहीं, ये वर्किंग कैपिटल डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको लेस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसलिए अपन इसको माइनस करेंगे। स्टॉक बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, डेटर बढ़ रहा है तो माइनस होगा, और बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है तो प्लस होगा, उल्टा बोल गया मैं था। देखिए तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, अपन ने बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा था तो अपन कम हो रहा था तो अपन ने ऐड कर दिया। स्टॉक 30,000 रुपये से, स्टॉक 3,000 रुपये से बढ़ रहा था तो अपन ने माइनस कर दिया। मतलब असेट्स यदि बढ़ेगी तो आप उसे लेस कर दीजिए, करंट असेट्स, और करंट असेट्स यदि कम होगी तो उसे आप ऐड कर दीजिए। ये 2,000 रुपये कम हो रही थी तो ये 2,000 रुपये बाहर लिख दिए। देखिए ये 2,000 रुपये मैंने बाहर लिख दिए हैं, ये प्लस कर दिए, और ये तीनों जो करंट असेट्स से जो कम हो रही थी उन्हें अपन ने ऐड कर दिया। ये देखिए 9,000, और ओवरऑल आपका आंसर आ गया 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ वाई लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये 2013 में आया है क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैश फ्लो अच्छे से आना चाहिए। देखिए करंट असेट्स जो होती है, यहाँ पर डेटर और स्टॉक करंट असेट्स है। वैसे तो कैश भी है लेकिन कैश को हम सबसे नीचे लिखते हैं। ये अपन करंट असेट्स, डेटर और स्टॉक जो है ये ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। करंट लायबिलिटी कैश फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, ये भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। यदि फिक्स असेट्स जैसे कि आप प्लांट है, बिल्डिंग है, लैंड है, पेटेंट है, यदि इनको खरीदा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और माइनस होगा क्योंकि पैसा गया है। बेचा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, सेल मानेंगे तो पैसा आया तो वो ऐड होगा। डेप्रिसिएशन यदि इन पर लगता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। रिजर्व जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। शेयर कैपिटल जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है हमेशा, और डिबेंचर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और ओपनिंग कैश सबसे आखिरी में जुड़ेगा, और जो आपका आंसर होगा वो क्लोजिंग कैश होगा, है ना। अब देखिए अपन करते हैं इसको। इन्होंने बोला है इनकम फ्रॉम द पीरियड इज 12,000, मतलब इस साल जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो 12,000 है, ठीक है। अब वैसे प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। अच्छा पहले अपन सारे पॉइंट देख लेते हैं। अब बिल्डिंग कॉस्ट ₹4,000 विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 1,000 सोल्ड 1,400। 1,000 रुपये की बिल्डिंग को 1,400 में बेच दिया, मतलब 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमेशा ऑपरेटिंग रेशियो में से माइनस होता है तो 400 रुपये लेस हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। शेयर इशू किए 5,000 रुपये के, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। कैश डिविडेंड 4,000 रुपीज़ और शेयर डिविडेंड 3,500। अब देखिए शेयर कैपिटल अपने को
55,000 की दे रखी है और फिर 63,500 की दी है। यदि इसमें 8,500 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में बोला है कि हमने शेयर इशू किए हैं 5,000 रुपये के। कितने के शेयर इशू किए हैं? 5,000 रुपये के। इसका मतलब क्या होता है कि जो 3,500 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,500 का क्या है? 3,500 का डिविडेंड होगा जो अपन ने शेयर के रूप में दिया है 3,500 का। तो जब अपन ने ये 3,500 को अपन उसमें तो लिख नहीं सकते, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख नहीं सकते क्योंकि ये डिविडेंड का हिस्सा है। प्रॉफिट बोल रहे हैं 12,000 रुपये हो रहा है। अच्छा, रिजर्व का डिफरेंस कितना है? देखिए रिजर्व का डिफरेंस 4,500 है। इसका मतलब निकलता है कि ये जो रिजर्व का डिफरेंस है 4,500 जो अभी अपन निकाल रहे हैं, और ये जो डिविडेंड जो है 3,500 जो इन दोनों का डिफरेंस है, और साथ में एडजस्टमेंट में भी एक डिविडेंड दे रखा है। एडजस्टमेंट में कितना डिविडेंड दे रखा है? 4,000 रुपीज़ का डिविडेंड दे रखा है। ये 4,000, इन तीनों को जोड़ दो तो 4,000 तो 12,000 आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले अपन ने देखिए इन तीनों को जोड़ा और 12,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसमें डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऐड कर देंगे, डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, याद है 1,400 रुपये में बेची थी 1,000 रुपये की फिक्स एसेट्स, तो उसको माइनस कर देंगे। फिर क्रेडिटर आपके बढ़ रहे हैं तो ऐड कर देंगे, डेटर आपके कम हो रहे हैं, डेटर आपके कम हो रहे हैं तो आप डेटर को माइनस कर दीजिए। 10,700 से डेटर कम हो रहे हैं। देखिए डेटर 10,700 से कम हो रहे हैं। डेटर का बीच का डिफरेंस कितना है? 10,700। देखिए 10,000 डेटर का डिफरेंस और क्रेडिटर का डिफरेंस, और साथ में स्टॉक, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वही का वही, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जो कैलकुलेशन किया, मतलब 12,000 रुपीज़ अपन ने प्रॉफिट में लिख दिया। एक मिनट पेंसिल, हाँ 12,000 रुपीज़ अपन ने प्रॉफिट में लिख दिया। इन तीनों का जो कैलकुलेशन आ रहा है, इन तीनों का जो जोड़ है वो यहाँ लिख दिया, ये 2,000 रुपये यहाँ लिख दिया, डेटर लिख दिए, और इन सबका जो कैलकुलेशन है जो टोटल वो 4,000 रुपीज़ आ रहा है, वो अपन ने ये लाइन के नीचे लिखना है। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। क्या आ गई? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके नीचे आएगा यहाँ। अब बिल्डिंग बेच रहे हैं आप, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि बिल्डिंग को आप बेच रहे हैं 1,400 रुपये में, तो पैसा आया तो ऐड कर दिया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। मशीन 2,000 रुपये की खरीदी है आपने। अभी 2,000 रुपये की मशीन कैसे खरीदी है मैं आपको बता दूं। आप देखो मशीन जो थी, प्लांट जो था, वो साल भर की शुरुआत में कितना था? 15,000 का था। साल के आखिरी में कितना हो गया? 17,000 का हो गया। मतलब 2,000 से प्लांट बढ़ रहा है। साल भर की शुरुआत में प्लांट 15,000 रुपये का था और फिर बाद में 17,000 का हो गया। इसका मतलब प्लांट 2,000 से बढ़ रहा है। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? परचेज ऑफ प्लांट अपन ने 2,000 रुपये लेस कर दिया, तो इसका कैलकुलेशन 600 रुपये आ गया, और इसका जो आंसर है 3,400, इसको अपन ने लिख दिया। ये अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। फिर अब इसके बाद अपन बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अभी अपन ने बात की थी शेयर इश्यू हो रहे 5,000 के, क्वेश्चन में लिखा है, और डिविडेंड 4,000 रुपये का पे किया, ये भी अपन ने बात की थी। क्योंकि डिविडेंड कैश में दे रहे हैं 4,000 रुपये, तो इसको अपन ने लेस कर दिया। तो इसका जो आंसर आ रहा है 5,000 में से 4,000 गए 1,000 प्लस में, उसको यहाँ लिख दिया। अब 3,400 जो आपका आ रहा था, 3,400 जो आपका आ रहा था उसमें 1,000 रुपये को जोड़ा तो 4,400 आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद का आंसर आ गया। अब इसमें ओपनिंग कैश 40,000 को जोड़ दिया तो आपका क्लोजिंग कैश 44,400 आपका आंसर आ गया। और आप देखिएगा बैलेंस शीट में भी यही आंसर है, मतलब बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग कैश है वो हमेशा यही आएगा जो आपका क्लोजिंग कैश फ्लो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस कंप्यूट द कैश फ्रॉम ऑपरेशन, केवल कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। ये अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए, प्रॉफिट 2005 में 56,000 था, 2006 में 46,000 है, कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटी यदि कम होती है तो माइनस होती है, और बढ़ती है तो बड़ा ऐड हो जाती है। और असेट्स यदि बढ़ता है तो माइनस कर देते हैं, और कम होता है तो प्लस कर देते हैं। जैसे ये देखिए, डेटर कम हो रहा है, कम हो रहा है तो प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है, लाइबिलिटी है, कम हो रही तो माइनस कर देंगे। गुडविल बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रही मतलब परचेस कर ली, और गुडविल आपकी फिक्स एसेट्स होती है। तो फिक्स एसेट्स तो अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, और अपने को बनानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए अपन इसका कुछ नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होता है, बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ती है तो कम कर देते हैं। क्रेडिटर कम हो रहा है, लाइबिलिटी है, कम हो रही तो कम कर देते हैं। देखिए, लॉस लिखा 10,000 रुपीज, डेटर कम हो रहा था इसलिए ऐड कर दिया 10,000 रुपये। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रहे थे इसलिए माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा था, लाइबिलिटी थी इसलिए कम कर दिया। क्रेडिटर कम हो रहा था, कम कर दिया, इसका टोटल 17,000 आ गया। अब ये तो नील हो गया था, 10,000 और 10,000, इसमें 17,000 घटाया तो माइनस का 17,000 आ गया। 2015 में जो क्वेश्चन आया है उसकी यदि अपन बात करें, नेट प्रॉफिट है 7,500 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी इसमें भी। सैलरी है 5,000 की, डेप्रिसिएशन है 1,800 का, लॉस है 700 रुपये का, और इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 2,500 का। अब ये जो सैलरी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि अपन इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में सैलरी नहीं लिखते, याद रखिएगा। रोज रोज का खर्चा कोई भी नहीं लिखते, क्योंकि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है उसमें हो चुका है, वो ज़रूरी है। इसलिए नेट प्रॉफिट लिखेंगे, प्लांट का डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट जोड़ेंगे, इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपन लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती तो ऐड हो जाएगी, और इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस हो जाएगा। ये देखिए, नेट प्रॉफिट लिखा, डेप्रिसिएशन और लॉस जोड़ा, इनको लेस किया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड को। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो ऐड किया, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो लेस किया, और आपका आंसर 15,000 रुपये आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना अपने को। अब इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, और कैश सेल्स दे रखा है 2 लाख रुपए का, रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है। देखो बच्चा लोगों, यदि कैश की बात हो रही है यहाँ, तो आप समझ जाइए कि ये सेल लिखा हुआ है, रिसीव फ्रॉम डेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब निकलता है कि ये जो यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है ना, तो इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी कोई चीज़ अपने को दिख नहीं रही। और डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे? पैसा आया तो वेलकम मतलब जोड़ दे, और पैसा गया तो भीड़ कम मतलब घटा दे। जैसे कैश सेल्स जोड़ दे पैसा आया, डेटर से मिला जोड़ दे पैसा आया, कमीशन मिला जोड़ दे पैसा आया, पे टू सप्लायर पैसा गया माइनस कर दे, कैश परचेस पैसा गया माइनस कर दे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे न तो पैसा आया न तो गया, कुछ मत कर, कुछ मत कर इसका। पेमेंट किया, सैलरी दी माइनस कर, रेंट दिया माइनस कर, इंश्योरेंस दिया माइनस कर, प्रोसीड फ्रॉम फूड रिलीफ रिडम्पशन, ये पैसा मिल रहा है अपने को फूड रिलीफ से, पैसा आया तो प्लस कर दे। टैक्सेबल इनकम, ये कोई इनकम है, ये कोई टैक्स थोड़ी ना है, तो इनकम का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस इनकम का 30% निकाल कर
इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे अपन, वो लेस होगा। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड, कैश सेल्स जोड़ दिया पैसा आया, डेटर से मिला जोड़ दिया पैसा आया, कमीशन मिला जोड़ दिया पैसा आया, इनका जोड़ लिख दिया अपन ने। फिर कैश परचेज लेस किया, पेमेंट टू सप्लायर लेस किया, सैलरी लेस की, रेंट लेस की, इंश्योरेंस लेस किया, ये आ गया। फिर इनमें से मतलब इनकम में से इसको घटाया तो 8,12,000 आ गया। फिर मैंने अभी आपको बोला था कि जो 1,60,000 है, ये पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में 1,60,000 रुपये है, तो 1,60,000 का 30% टैक्स घटा दिया, फ्लड रिलीफ से मिल रहा है उसको जोड़ दिया, और ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। निम्नलिखित सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए, कैश फ्लो निकालना। ये भी बहुत इजी है। अब ये देखिए, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिख रही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना और डायरेक्ट मेथड से निकालना है। मतलब देखिए, प्रॉफिट 2007 और 2008 कम हो रहा है तो माइनस कर देना, 10,000 रुपये देखिए माइनस कर रखा है। डेटर कम हो रहे हैं तो प्लस कर देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, कम हो रही तो माइनस कर देना। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं असेट से तो माइनस कर देना। क्रेडिटर कम हो रही है, लाइबिलिटी है, तो माइनस कर देना। गुडविल बढ़ रही है, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गुडविल बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें 2008 पहले दिया था, 2007 बाद में दिया था। यहाँ 7 पहले दिया और 8 बाद में दिया है। देखिए, नेट प्रॉफिट लिखा अपन ने, फिर डेटर कम हो रहा था इसलिए जोड़ दिया अपन ने, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा, प्रीपेड इंश्योरेंस और क्रेडिटर ये लेस कर दिया 34,000, और ओवरऑल आंसर निकाल दिया। आपका आंसर आ गया माइनस का 32,000। नहीं आएगा, 32,000 आएगा। 44,000 था इन दोनों का टोटल, उसमें से 12,000 माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस हो गया। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, 2017 में भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ चुका है, वर्किंग कैपिटल निकालने को आ चुका है। ये अब कोर्स में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, और यहाँ आपका कैश फ्लो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।